नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। लोकतंत्र हमारी रगों में, भारत लोकतंत्र को जीता है, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। लोकतंत्र को भारत के पूर्वजों ने संविधान में ढाला है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए जाति धर्म पंथ के आधार पर किसी से भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सबका साथ सबका विकास है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए हमने सिद्ध किया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए किसी से पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लिए एक समान योजनाएं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कही। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ठीक 121 सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में भारत के खिलाफ डर की हर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दुकान ध्वस्त कर दी है, जिसमें कहा जाता है ना कि भारत में मुसलमानों से भेदभाव होता है। वो डर की दुकान चलाई जाती है, जिसे डर की दुकान में बदल दिया जाता है कि भाई भारत में लोकतंत्र नहीं है। जिस डर की दुकान में कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो दुकान भी ध्वस्त कर दी, जिसमें यह दुष्प्रचार बेचा जाता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मोदी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मैसेज वॉशिंगटन से 30,000 किलोमीटर दूर पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक के लिए भी था, जो ये कहते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार में मुस्लिमों से भेदभाव होता है, हिंदू समाज समानता के खिलाफ है शिवानंद तिवारी। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 131 सेकंड की वो स्ट्राइक कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डर की दुकान पर संभवतः एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। देखिए, इस चीज को इस तरह से समझिए कि भारत में या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये माहौल बनाया जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, डर की दुकान, ये सारी चीजें, ये संभवतः प्रधानमंत्री का पहला और संभवतः आखिरी प्रहार होगा। और हम मानकर चल रहे हैं कि संभवतः आज के बाद ये जो डर की दुकान है उस पर ताला लग जाएगा। लेकिन पटना में भी डर कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, वैचारिक टकराव के बावजूद आज वैचारिक मतलब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले सारे दल एक साथ मिलने को मजबूर हुए हैं। इसको लेकर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज देश नहीं झुकने देंगे में शामिल होने के लिए। मैं करके इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भाटी जी स्वागत। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद भाई आपका स्वागत। संजीव भाई हैं आम आदमी पार्टी से, संजीव जी आपका। और शुभ्रांश है कांग्रेस पार्टी से, तो शुभ्रांश आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद आप इसे शुरू कर रहा हूं। डर लग रहा है थोड़ा सा पटना में जो आज हुआ, जो कुछ हो रहा है बैठ के, और यहाँ थोड़ा डर लग रहा है? पटना की तस्वीरें देखकर आज मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार लिया है कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को हरा नहीं पाएगी, इसलिए उसको 15 बैसाखियों की जरूरत है और इसलिए वो एक साथ आ रहे हैं। भाई अगर मुद्दों में इतना दम होता या स्वयं पर कॉन्फिडेंस होता तो अकेले लड़ लेते, परंतु देखिए ये तब होता है जब एक व्यक्ति देश के लिए मिशन और विजन के साथ लगता है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंचती है, 7.2% की ग्रोथ रेट होती है। IMF बोलता है ब्राइट स्पॉट है। अमेरिका में किस गर्मजोशी से स्वागत हुआ आपने देखा है, किस प्रकार से 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 3.5 करोड़ के आवास बने, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला भेदभाव के बिना। और जिन लोगों के पास मिशन विशन नहीं होता वो अपने अपने फैमिली के पॉलिटिकल प्रोफेशन, कमीशन, करप्शन, ऑब्सेशन और एम्बिशन फॉर पोजीशन, ये एम्बिशन फॉर पोजीशन। अच्छा देखिए,
बिहार में वैसे पुल बनने से पहले ही गिर जाता है, समाधि ले लेता है। अब इनका भी पुल कैसे गिर रहा है विपक्षी एकता का? देखिए, मांझी जी तो अति पिछड़ा समाज के हैं, ये पीडीए बोलते हैं, वैसे डीडीए देश को धोखा देने वाला अलायंस, पीडीए नहीं है ये। डीडीए में मांझी जी निकल गए, नाव से उतर गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्ण कुंतल कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का भरोसा मत कीजिए। आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा है उनके कार्यकर्ता के द्वारा कि नीतीश जी तो मोदी जी के साथ रहते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं, केजरीवाल जी को बना दीजिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने धमकी दी है कांग्रेस को, ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट दो वरना आप बीजेपी के साथ हो। वहां से यूपी वाले भैया का एक आ गया है आदेश कि हम 80 पर लड़ेंगे। और कहीं तो मैं कहता हूं कि ये एक सेकंड, अमन जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। पहुंचे ना, हाँ? फिर भी सारे पहुंचे पर किस लिए? ये मोदी हटाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ का एजेंडा है। मैं एक तरीके से बोलूं तो बचपन में मैंने देवदास। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक मिनट मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल है, आपने कहा कांग्रेस ने मान लिया कि अकेले हराना संभव नहीं है बीजेपी को, ठीक, ये मान लिया कि अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए सारे साथ आ जाओ। आप लोगों ने मान लिया कि सबको मिलकर हराना संभव होगा आपके लिए, वो अकेले नहीं हरा सकते मान लिया, लेकिन आपके लिए है कि आप सब मिल जाएंगे तब भी आप हरा देंगे। देखिए, ऐसा है अमन जी कि अमेरिका से लेकर भारत में योग, उद्योग और लोग बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार के रोग से जो ग्रसित है, उन्होंने ये प्रयोग 2018 में भी किया। 2019 में क्या नतीजा निकला? 2018 में भी हाथ में हाथ मिलाकर, दिल तो नहीं मिले जैसे बहन मायावती ने कहा है, हाथ से हाथ मिलाकर यही लोग खड़े थे ना कुमार स्वामी की स्वेरिंग इन में। उसके बाद 2019 में क्या हुआ? दोनों साथ में आए, बुआ भतीजा, तब भी साफ हो गए। दोनों साथ में लड़े तब भी साफ हो गए, अकेले आए तब भी साफ हो गए। मैं केवल एक वाक्य कर्नाटक में कौन साफ हुआ? उत्तर प्रदेश में साफ, कर्नाटक में कौन साफ हुआ? कर्नाटक तो मैं वही कह रहा हूं ना, लोकतंत्र तो जिंदा है ना, वही कह रहा हूं ना, लोकतंत्र तो जीवित है, तभी तो हम हारे ना, हम तो स्वीकार करते। पर एक वाक्य क्यों? एक वाक्य, ठीक है, ये हारेंगे तो लोकतंत्र जिंदा है, इन्हीं के शब्द हैं। नहीं, अगर ये हारेंगे तो लोकतंत्र जिंदा है। दे देता हूं। आपने जी वैसे भाटी जी वैसे बीच में एक एक करके सबको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने नहीं, लेकिन शहजाद एक सवाल में, कर्नाटक में भी तो लोकतंत्र जिंदा है ना? बिल्कुल है, हिमाचल में भी है, हाँ, तो मतलब और गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी है। पर एक वाक्य देखिए, हाँ, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि अब देखिए, मुझे देवदास फिल्म आपने देखी है? देवदास फिल्म में एक डायलॉग है, देवदास बोलता है, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, मां ने कहा घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो। वैसे कांग्रेस राजनीति की देवदास बन चुकी है। भतीजे ने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश छोड़ दो, ओमर ने कहा आप छोड़ दो, आपने कहा पंजाब दिल्ली छोड़ दो, किसी ने कहा बंगाल छोड़ दो, किसी ने कहा लेफ्ट को छोड़ दो। एक दिन कांग्रेस कहेगी कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। शुभ्रांश, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाने से पहले आप ही के पास आ रहा हूं। अकेले मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है हराना अकेले। कांग्रेस अब तो कर्नाटक जीते हैं, राहुल जी चेहरा बन रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई नजर आ रही है, तो क्या अकेले संभव नहीं है ब्रांड मोदी या मोदी को हराना? इसलिए जरूरी है वैचारिक टकराव के बावजूद साथ आना। शुभ्रांश, आपका 1 मिनट। नहीं, अभी ये 6 मिनट चले तो 1 मिनट तो नहीं होगा। ऐसा है अमन जी कि ये सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, मोदी के साथ कौन और मोदी के खिलाफ कौन। और हंटर में इतनी ताकत होती है ना कि नरभक्षी जो शेर होता है वो भी डांस करने लगता है सर्कस में, मैंने देखा है। इन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया और एक वक्त आपने भी जिक्र किया कि वैचारिक मत साथ नहीं थे, एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देख सकते, फिर भी साथ हैं। फिर उन्होंने थोड़ा मांझी जी का जिक्र किया और पुल का जिक्र किया, तो मुझे अचानक ये याद आया कि जीतन राम मांझी वही हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा रामचरितमानस तो लिखी गई बनाई गई किताब थी, जैसे इनके प्रिय, इनके आंखों के ब्लू बॉय मनोज मुंतशिर ने एक नई स्टोरी और 301वां रामायण लिखा है आदि पुरुष में। वो व्यक्ति जो प्रभु श्री राम को नकारता है वो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा है। इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का हाल जान लीजिए कि गठबंधन क्या होता और प्लीज बोलिएगा मत, और इनकी मजबूरी क्या होती है। आप किस पार्टी में हैं? मैं कांग्रेस में हूं। कांग्रेस का राम को लेकर रुख पता है? प्रभु राम को लेकर आप किस पार्टी की गोद में हैं? मुझे सब पता है भाई साहब। पहले जो अब इन्होंने बोला, मैंने उनको भी टोका था। अमन जी, बोलिए प्लीज, बोलिए, आप बोलिए। ये बोलिए। अब रही दूसरे, इन्होंने बड़ा सुंदर सा जिक्र किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच के लिए अपने हंटर के बल पे आज ये जीतन राम मांझी के साथ बैठ गई और प्रभु श्री राम का ये अपमान कर रही है। एक दूसरा, इन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया, बिहार का पुल टूट गया, बड़ा दुख हुआ कि भयंकर उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन ये शायद बताना भूल गए कि मोरबी का जब पुल टूटा गुजरात में तो उसमें सैकड़ों लोग मर गए, और बिहार के भागलपुर में जो पुल टूटा, जब वो पुल बन रहा था तो उसके पुल निर्माण के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे के थे। दूसरी बात। तीसरा, इन्होंने एक और बड़ा ढेर सारा अमेरिका से लेके लंदन
तूफान सबका जिक्र किया। कितनी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और हंटर में कितना जान है कि वो जो वहां पे मुकेश साहनी है, उनकी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ घर वापसी करा ली, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया। जीतन राम मांझी ने राम का अपमान किया, उनके साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। और अब अगर उत्तर प्रदेश सवाल आप ही से ले रहा हूं मैं, फिर संजीव सवाल आपसे ले रहा हूं। पटना में पुल में भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी कि जो सरकार है वो दोषी? बिल्कुल। उनके साथ ही मिल रहे हैं आप पटना में भैया? उस तो आप भ्रष्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं उनको हराने के लिए। आप सही, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अरे आप बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जब सुनिए, पुल कोई 1 घंटे का शो नहीं होता है। पुल 1 घंटे का, जब बिहार में लोग उस बीमारी से मर रहे थे हॉस्पिटलों में, उस समय वहां के स्वास्थ्य मंत्री, आपने बोला, अरे रुकिए आराम से, मैं साइंस का स्टूडेंट, आपने लगातार बोला, अब सवाल जवाब कर सकते हैं नहीं। 1 मिनट रुकिए। पटना 1 मिनट, पटना के पुल में भ्रष्टाचार हुआ बकौल कांग्रेस पार्टी सुब्रांश का। 1 मिनट, बिहार में किसकी सरकार? अब हो गया, बोलने तो दीजिए, सवाल पूछ रहा हूं किसकी सरकार? मैं वैसे आंसर नहीं दूंगा, किसकी सरकार फिजिक्स का स्टूडेंट जिनसे आप मिल रहे हैं, यानी कि भ्रष्ट लोगों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं? हो गया सवाल। अरे हाँ या ना मिला रहे हैं? नहीं मिला रहे हैं? हाँ या ना नहीं होता ना। हाँ या ना क्यों नहीं होता? आपने क्वेश्चन 6 शब्द का पूछा, उत्तर 6 शब्द का होगा। अरे आप दीजिए ना, हाँ या ना। तो बंद करिए ना संजीव। नहीं 1 मिनट रुकिए। पहली बात, बिहार में जब वो बुखार लगने की बीमारी से, जिसमें कई चैनलों के लोग, सुन तो लीजिए, हॉस्पिटल में जाके शूट कर रहे थे, तब उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भारतीय जनता पार्टी की भयंकर भ्रष्ट सरकार, लालू प्रसाद यादव जो है, भयंकर भ्रष्टाचार, वो तो अब तो वहां की सरकार उसकी जांच कर रही है। सुब्रांश, 1 मिनट। लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है ना आरजेडी? लालू जी को आप भ्रष्ट मानते हैं? ये देखिए, अब चुप हो जाइए। देखिए, मैं अरे लालू जी को भ्रष्ट मानते हैं, हाँ या ना? बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, इतने में पता लग जाता है मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचार भी कम जाइए भाई। अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। नहीं, अपने अगर मैं ऐसे 7 मिनट हो गए हैं भाई, 7 मिनट हो गए। और अपराधी मानता हूं। कैसे मानेंगे आप? कैसे मानेंगे? कन्विक्शन की बात हो रही है ना, वो भी जेल गए, आप हाथ मिला रहे हैं ना? नहीं, वो कन्विक्शन है, जेल गए, वो कन्विक्शन है। सजाए याफ्ता स्टेट से बाहर भगाए गए थे। संजीव, आम आदमी पार्टी कहा यह जा रहा है, गठबंधन की जो एकजुटता है उसमें आम आदमी पार्टी पलीता लगा रही है अपने सौदेबाजी की वजह से। यह शब्द मेरे नहीं है, सौदेबाजी का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, संदीप दीक्षित ने। सौदेबाजी कर रहे हैं आप लोग। अजय माकन आप लोगों के लिए क्या मतलब, आप लोगों को अपनी पड़ी है, मोदी को हराने से ज्यादा आप लोग पलीता लगा रहे हैं गठबंधन में, और कांग्रेस आपको भाव नहीं दे रही है। संजीव झा, देखिए, मुझे लगता है कि हमें देश की पड़ी है, इस देश के संविधान की पड़ी है और इस देश के जनतंत्र की पड़ी है। देखिए, पिछले 5 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, जनतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से होता है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, या तो रातों रात सरकार खरीद कर बदल देते हो या डरा कर बदल देते हो। आप गवर्नर के जरिए सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक काला अध्यादेश के जरिए आप बदल देते हो। मुझे यह लगता है कि जनतंत्र में सुप्रीम पावर जनता के पास है। जनता ने हमें लगातार 3 बार जिताया। हमने जो काम किया उस पर हमें 90% ज्यादा मैंडेट मिला। आपको उस मैंडेट को सम्मान करना चाहिए था। लेकिन चोर दरवाजे से, अगर जनता ने आपको सत्ता नहीं दी तो चोर दरवाजे से आप एलजी के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। हम लगातार 8 साल तक इस लड़ाई को लड़े। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको 8 दिन के अंदर आप ऑर्डिनेंस के जरिए कब्जा कर ले। तो मुझे यह लगता है, एक सवाल बीच में आप ही बोलेंगे, एक सवाल बीच में जो पलटा, मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको। आपके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, विपक्षी एकता या ऑर्डिनेंस? मुझे लगता है दोनों जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज पटना में बैठने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हम संविधान से ऊपर हैं, हम जनतंत्र से ऊपर हैं। तो सभी विपक्षी पार्टी इसलिए इकट्ठा, और 1 मिनट जवाब देने दीजिएगा, सभी विपक्षी पार्टी आज इसलिए इकट्ठा है कि जनतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस केवल दिल्ली की नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये जो जिस तरह से जनतंत्र की रक्षा करनी है, उनको परिवार की रक्षा करनी है। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा बोलिए, कांग्रेस क्यों नहीं भाव दे रही? उसी बात पे संजीव जी, तो जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया, ये ऑर्डिनेंस किसी भी स्टेट में लाया जा सकता है। तो मुझे यह लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत आज इस काला अध्यादेश के खिलाफ एकजुटता की है। अगर ये राज्यसभा में गिर जाता है तो केंद्र में बैठे सरकार के अहंकार की भी हार होगी, संविधान की रक्षा होगी, जनतंत्र की रक्षा होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप सौदेबाजी कर रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है, और आप जो है गठबंधन में पलीता लगा रहे हैं। खड़गे जी ने कह दिया
संसद के अंदर होता है सपोर्ट या खिलाफ, या बाहर होता है? मुझे ये आप लगता लोगों है- की वजह से गठबंधन में पलीता लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। मेरा साथ- जवाब जी, सुन लीजिए बस उसके मेरा। बाद मुझे भाटी जी के पास जाना मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल, एक सेकंड प्लीज। सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह गलत अध्यादेश है, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा, कांग्रेस को और नहीं तय करती करना है तो- पड़ेगा नहीं करती है कि तो- संविधान की हत्या करने वालों के साथ है या संविधान की रक्षा करने वालों के साथ है। जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ है, उसके खिलाफ है, कांग्रेस को तय करना चलिए, पड़ेगा। ये क्लियर हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी अगर अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देती है तो कांग्रेस संविधान की हत्या करने वालों के साथ है, बकौल आम आदमी पार्टी। ठीक, अब बिल्कुल मुझे भाटी लगता जी, है अब कि आपका करना पक्ष पड़ेगा, जानूंगा, उसके बाद मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूं, जो आप लेकर बैठे आपसे पूछूंगा। राजकुमार भाटी, अकेले रहना मुश्किल है? हाँ, मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हाँ, हूँ। मुश्किल है शहजाद भाई ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जी। एक तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हार से सिद्ध हो गया कि लोकतंत्र जिंदा है, यानी कि जब जब जितनी जितनी बीजेपी हारेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, इन्हीं के शब्दों में। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये सारे मिलकर मोदी जी से लड़ना चाह रहे हैं। तो पहले वो उसमें अमिताभ बच्चन का डायलॉग था नहीं दीवार फिल्म में, कि पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया। ये जाके पहले मोदी जी से ही कहलवाएं, ऐलान करें मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तब आपको नैतिक अधिकार मिलता है इस शब्द को बोलने का, इस वाक्य को बोलने का। ठीक, ये बात तो यहाँ खत्म हुई। अब मैं पटना और अमेरिका दोनों को जोड़ कर एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी ने अमेरिका में कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक देश है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लंबे प्रयास के बाद ये लोकतंत्र स्थापित किया है। वो पूर्वज कौन थे? वो पूर्वज थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अन्य अनेक पूर्वज। उसमें गॉडसे और सावरकर तो कहीं आते नहीं है जिन्होंने लोकतंत्र मजबूत किया है। तो जो पटना में नहीं, कौन नहीं उनका आते? पूछ लोकतंत्र रहा हूं के लिए मैं। कोई काम नहीं है। कौन कौन? एक गॉडसे और सावरकर का, अच्छा, गोडसे और गॉडसे और अच्छा, सावरकर सावरकर, का सावरकर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई योगदान नहीं है, नाम मात्र का भी, एक शब्द का भी, एक वाक्य का भी। हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का भी नहीं है। तो इनकी पार्टी तो हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर और गॉडसे की पार्टी है। और जो पटना में मीटिंग हो रही है वो अंबेडकर वादियों की, लोहिया वादियों की, गांधीवादियों की, नेहरूवादियों की हो रही है। ठीक। अब देश की जनता नहीं, भाटी खुद जी, निर्णय आपकी कर बात ले कि ठीक है। दोनों में क्या हो फर्क सकता है। है सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा और काला पानी की सजा लोकतंत्र को खराब करने के लिए मिली थी क्या? अमन जी, नहीं, मैं यार बिना समझे ताली मत बजाया करो कृपया। देखो, आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, चल जवाब दे दीजिए। सावरकर को जो सजा मिली थी वो एक 2 आजीवन कारावास अंग्रेज अफसर की हत्या के सिलसिले में मिली। तो अंग्रेज, यानी कि किसी की अंग्रेजों में हत्या के बीच, करने से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है ये आप मुझे समझा नहीं दो। नहीं, अंग्रेजों के बीच दूसरी मतलब बात, अंग्रेजों दूसरी से बात। लड़ रहे थे ना सर, दूसरी बात, सावरकर लड़ रहे थे ना अंग्रेजों सावरकर से। के बारे में जब भी चर्चा हुई है, कई बार मैं आपके शो में, आपके exactly, चैनल पर शामिल हूं। जी, जी। सावरकर का जो पूर्व काल है, पहला जो समय है, जी। वो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे ठीक, और वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। दो तो वाक बोल दूं ना, तो बहुत ज्यादा सावरकर समय दिया। सेकुलर थे, सेकुलर थे। सेकुलर। उनका जो और मुस्लिम लीग 1857 अमन जी, ये अच्छा, चलिए आप बोलिए। गंभीर बातों को भी अब असल में क्या है। अरे नहीं, राहुल गांधी गंभीर नहीं आपने है। अभी अमिताभ बच्चन का डायलॉग बताया तो आपने अभी क्या बोल रहे हो? इस तरह ड्रेल मत अच्छा, चलिए हाँ, भाटी जी, मैं बहुत बोलिए। गंभीर बात कह रहा हूँ। सर, आपने भी तो दीवार मूवी का डायलॉग पढ़ा ना। सावरकर मैंने ने भी- जो 1857 के संग्राम पे किताब लिखी, उन्होंने उसमें साफ लिखा है ठीक। कि इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे तो देश आजाद नहीं होगा। सावरकर जी ने लिखा है। लेकिन जब सावरकर को काला पानी हो गया, वो इतने डर गए, उन्होंने कहा अंग्रेजों से, माई बाप जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। अंग्रेजों ने कहा तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करो। बेटा पढ़ लेना, अब मुझे लगता है अच्छा, तथ्य नहीं, के साथ पता है, कह रहा बहुत हूं। चीजें हैं। हाँ, जो रिएक्ट कर रही हो आप, आपको पता है गांधी पढ़ जी लेना ने ये बात। नहीं, माई, फिर उन्होंने आपको पता है माई ओबीडियंट सर्वेंट तो किसने लिखा था? अमन जी, मैं थोड़ा मैं इसलिए नहीं जा रहा और हूँ, ये सावरकर किसने नहीं, लिखा था? नेहरू से मैं लेकर अंग्रेजों गांधी का से लेकर बिगड़ा हुआ सबने बच्चा लिखा था, हूं। इसलिए उस तरफ मत ये जाइए। किसने लिखा? इतिहास मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज माई मेरे ओबीडियंट माई बाप सर्वेंट हैं। नहीं, माई ओबीडियंट सर्वेंट। अंग्रेजों के बिना देश का उद्धार नहीं भाटी हो जी, आप सकता। ये किसने लिखा? भाटी जी, आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, सावरकर ने लेकिन लिखा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शब्द था माई ओबीडियंट अमन जी, सर्वेंट, ठीक है? थोड़ा मौका दे वो दीजिए। कई लोगों ने लिखा था, ये इसलिए सब मैंने अब लंबे शहजाद लंबे शहजाद पत्र थे। शहजाद एक एक करके, अब आप शहजाद मैं प्लीज। अपने साथी प्रवक्ताओं हाँ, को शहजाद। धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक चर्चा बहुत ही अच्छे ऐसे ही होगी, तरीके एक-एक से करके चली और अपनी ऐसे टाइम ही पर हम लोग बोलेंगे, एक जी। एक करके बात रखें। और 1 वर्सेस 3 है तो मुझे उम्मीद है ये समय भी देंगे। नहीं, वैसे नहीं, वो अपनी अपनी पार्टी का भी पक्ष लोकसभा है। में होना है। ठीक है संजीव भाई, ठीक है प्लीज। वो तो जनता हमारे साथ है, आपके साथ ये परिवार तंत्र है। चलिए, पर एनीवेज
इस पे विषय नहीं है। विषय ये देखिए, सावरकर जी के विषय पर भाटी जी को मैं एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति मानता हूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को सेकुलर बोला बचकानी बात है, सही बोला उन्होंने। नो मैंने ये नहीं कहा यार। अच्छा, मतलब सेकुलर है, गलत कोट क्यों कर मतलब रहे हो? मुस्लिम लीग सेकुलर है। सावरकर अब का बताओ, मुस्लिम लीग से क्या सेकुलर है? मुस्लिम लीग- अच्छा, राहुल गांधी गलत है, सही थे? नहीं, वो बताएंगे। राहुल गांधी का मैं अच्छा चलिए, वो विषय नहीं है, चलिए, अब वो आप- बताएंगे। अब अपने point देखिए, पे, हाँ, point। सावरकर जी के सारे तमाम उनकी मृत्यु के कई वर्षों के बाद 1970 और 80 के दशक में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, जिन्होंने शहादत दी मान रहा हूं मैं, उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में, और केवल इंदिरा जी ने नहीं, कॉमरेड डांगे ने, शरद पवार जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, वाई बी चौहान, और इनके साथ अभी जो पटना में अभी बैठे हैं उद्धव जी और उनके स्वर्गीय पिताजी ने कहा है कि सावरकर वीरों के वीर है। बताइए अब क्यों उनके साथ चले गए? देख, अब यह विषय नहीं है। इन्होंने दो बातें की जिसपे मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं। उन्होंने कहा हम अंबेडकरवादी हैं। मैं भी अंबेडकरवादी हूं, मेरा तो रंग भी अंबेडकरवादी है। ये अंबेडकरवादी के सोच के खिलाफ जो सबसे बड़ी घटनाक्रम हुई कि ओबीसी आरक्षण को पश्चिम बंगाल में, जहां पर 70% हिंदू है, वहां पर छीन कर 179 जातियों में से 118 जातियां ओबीसी की मुस्लिम हो गई। राजस्थान में 8 जिले ऐसे, एक भी ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट वहां पर किसी को नहीं दिया गया। पंजाब में जहां पर 25% आरक्षण दिया जा सकता है, वहां पर 12% दिया जा रहा है। और बिहार में कुर्मियों को एक भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रमाण पत्र देने में एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ी जा रही है। हमने जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया आर्थिक स्तर पर, तो उसका विरोध करने लगे, पर ओबीसी का आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण बनाया गया तो एक शब्द नहीं बोलते अंबेडकरवादी। किस प्रकार के अंबेडकरवादी है ये? दूसरी बात, मैं इनसे, देखिए, अब मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। कांग्रेस ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करेंगे तो आप बीजेपी के साथ है। कांग्रेस ने तो स्टैंड ले लिया है। पर मैं आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको इतिहास के फैक्ट्स के साथ चर्चा करनी चाहिए। सुनिए इस बात को। एक सेकेंड, सोनिया गांधी को जेल भेजने वाली बात है ना, नहीं वो- नहीं, वो- एक सेकेंड, एक सेकेंड, हो चुकी है। एक सेकेंड, देखिए ऐसा है, वो बयान उनको पता है, वो वीडियो उनको, और सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसको। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ऐसे बयान बहुत लोग देते हैं। ये बयान है लालू public प्रसाद space यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल है। संजीव झा कन्विक्टेड क्रिमिनल को करप्ट मानते कि नहीं मानते? और मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर कांग्रेस ने मिठाइयां बांटी और पोस्टर लगाए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि गलत इस्तेमाल हुआ, विद्वेष से इस्तेमाल हुआ एजेंसीज का? आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर? दे दीजिए, शायद गठबंधन जो होना चाह रहा है वो शायद हो जाए। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, क्या वो संजीव झा ऑर्डिनेंस को लेकर सही कह रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्होंने सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात कही थी, क्या इस वजह से? शुभ्रांश, 7-8 मिनट के इनके प्रवचन में बिना जो ब्रेक के था, उसमें कई बार आपने मुस्लिम लीग सेकुलर नॉन सेकुलर पे आपने चर्चा करी। तो जिस मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया था, उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, जिसके लिए रोज अगरबत्ती जलाते हैं शहजाद एंड परिवार। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो विचार, इसलिए आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं? प्लीज सुनिए ना, अब ये अकेले नहीं है प्रभु, इनके सर, साथ आप भी हैं। सर सवाल है ठीक ना, है, प्लीज सवाल है ना, रहने दीजिए। अब शुभ्रांश जवाब जी, इनको अभी नहीं शुभ्रांश देने जी। दीजिए, प्लीज रहने दीजिए। मतलब आप, कोई आपसे सवाल अरे असला मतलब नहीं भाई, मुझे अपना एक मतलब, मिनट प्लीज सुनिए ना, शुभ्रांश, एक मिनट। कोई आपसे सवाल पूछता है, आप उसको भाजपा ही बता देते हैं? कोई आपके घर में भी आपसे पूछ लेगा ना सवाल, फिर मैं वही वाली बात बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप सवालों पर मत आया करिए। मैंने एक बार ये जिक्र किया था ना, हाँ, इसलिए उधर मत जाइए। सुनिए ना, कोई आपसे आपके घर में भी सवाल पूछ लेगा ना, आप उसको कहते हैं कि तू भाजपा ही है, इसलिए उधर मत जाइए। अमन, मेरी एक रिक्वेस्ट मेरा है, बताइए, आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? शुभ्रांश, आम आदमी पार्टी ऑर्डिनेंस, इस पर मैंने एक बार ये बात आपको जवाब दिया था कि एक बार भाभी ने आपसे कहा था, तो आपने कहा तू पाकिस्तान चला जा। आपकी तो हरकत वही है कि जिसने भाजपा के खिलाफ बोला उसको आपने नहीं कहा था। नहीं, मैंने क्या कहा था, मैं रिपीट करूं? फिर से रिपीट करता मैं हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं। पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। संजीव जी वेट कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर? हाँ, ऑर्डिनेंस, सेकुलर मुस्लिम लीग की चर्चा। तो सवाल है कि उस सेकुलर मुस्लिम लीग सेकुलर, सुन तो लीजिए प्रभु, उसी सेकुलर मुस्लिम लीग के साथ वही वाले राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के पेरेंटल दादाजी, पूर्वज, उनके साथ गठबंधन करके, गठबैया करके 2 राष्ट्र की थ्योरी लाने वाले उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे थे। ये इतिहास है। कौन लाने वाले? यस,
अगर दो राष्ट्र की थ्योरी लाने वालों में दो बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है, एक है मुस्लिम लीग तो दूसरी है हिंदू महासभा। ये कहां पे ये एआईसीसी में इतिहास लिखा गया है क्या? इतिहास जो आपने पढ़ना छोड़ दिया उसमें लिखा पता है है मुझे कौन सा जो वाला आप इतिहास। व्हाट्सएप आपके वाला इतिहास, आपका वाला इतिहास देख लिया ना मैंने। आपको मुस्लिम लीग सेकुलर लगती है। पॉइंट पर आ जाइए। टॉपिक डिबेट का दूसरा है। शुभ्रांश, आम आदमी पार्टी जानना चाह रही है, अब सवाल पर आ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। ऑर्डिनेंस को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ आप क्यों नहीं है? क्यों इनको आप सौदेबाज और पता नहीं मौका परस्त क्या क्या कह रहे हैं? आम आदमी ऑर्डिनेंस को लेकर आप आपके साथ या बीजेपी के साथ? सवाल 4 मिनट का पूछते हो आप। ये मुझे एक और बात बता दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में प्रधानमंत्री थे? हाँ या ना? आपके पास जवाब नहीं है ना? हाँ या ना? आपको मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? आप जवाब दीजिए, थे या नहीं थे? मैं इसका फैक्चुअल जवाब एक सेकंड सर, इनको बिल्कुल आप क्या देंगे? तो भाई मेरे से डिबेट करेंगे क्या? शहजाद वो जवाब देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूं? पूछूं मैं आपसे सवाल? ऑर्डिनेंस को लेकर आप बीजेपी के साथ, आपके साथ? बिल्कुल। ऑर्डिनेंस को लेकर बीजेपी के साथ, आपके साथ? पार्लियामेंट में आने दीजिए, मैं कोई भविष्य रखता हूं तो आप आपके साथ बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ, आपके साथ? फैसला पार्लियामेंट में होना है, तो आप पार्लियामेंट में आने साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई मैं देखिए, एक मिनट, साथ दे रहे हैं हाँ या ना? सुन तो लीजिए। ऑर्डिनेंस का फैसला कांग्रेस वोंट सपोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पे होगा, वहां जाने तो दीजिए। कांग्रेस तो कह रही है ना सपोर्ट नहीं करेगी। अजय माकन ने स्टैंड ले लिया। ऑर्डिनेंस सही या नहीं? मैं आपकी तरह भविष्य नहीं पढ़ता हूं। ऑर्डिनेंस सही या नहीं? मैं क्या कह, बिल्कुल सुनिए। हाँ, इस पर आइए। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक चुनी हुई सरकार को एक ब्लैक पेपर के द्वारा अगर आप हटा रहे हो तो ये संविधान में काला अध्याय कहलाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए सुनिश्चित अपने आप को भी कर लेना चाहिए कि जो परिपाटी आप लिख रहे हो ये कर्मा है, ये घूमकर आपके लिए भी आएगा। तो आप साथ हैं? अमन जी साथ हैं आपके? किसके? आम आदमी पार्टी के ऑर्डिनेंस पर? मैं देश के संविधान के कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं ना? कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या तो कहा? आप क्यों कह रहे हैं सौदेबाजी कर रहे हैं? सुनिए ना भाई साहब, सुन रहे संजीव जी, बना लीजिए, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, किधर है वो उधर है। कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का 3 सुंदर वर्ड वी द पीपल। संजीव, आप संविधान के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आने दीजिए, वहां एक्चुअल पता चलेगा कि इसकी कड़वी सच्चाई क्या है। कैसे भारतीय जनता पार्टी सारा काम, मैंने शो शुरू होने से पहले ही कहा था कि हंटर के डंडे के बल पे नरभक्षी शेर जो है वो डांस करने लगता है। आपके पास हंटर है, ईडी सीबीआई मशीनरी, रातों रात राज्यसभा में पार्टियां जल्दी से उसके बाद में मर्ज हो जाती है। एक मिनट शहजाद, 10 सेकंड। और देखिए, मुझे लगता है तर्क से बात करेंगे, आवाज नहीं उठाते। अभी अभी आने से पहले इनकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्टैंड लिया है, यदि इसी नहीं आम आदमी पार्टी, अच्छा आम आदमी पार्टी, उन्होंने स्टैंड लिया है कि यदि इसी मीटिंग में तय नहीं करती है कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस की बीजेपी की डील हो गई। ये उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता का इसी इंग्लिश चैनल पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी मिल गए। हाँ, ये उनका आरोप है कि अगर अभी स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बंदूक रखी थी कांग्रेस के सिर पे कि इसी मीटिंग में स्टैंड होगा। अब शुभ्रांश जी एक भले आदमी है, वो कह रहे पार्लियामेंट में स्टैंड होगा। शुभ्रांश जी बीच में नहीं। अरे भाई शुभ्रांश जी, मैं आपके टर्न पर वो नहीं बोले, आप डिबेट नहीं स्पॉइल करेंगे बस। हाँ, एक एक करके प्लीज। संजीव जी वेट कर रहे हैं। दूसरी एक लास्ट वाक्य, 30 सेकंड। शुभ्रांश जी मुझसे ज्यादा संविधान की पढ़ाई, सिविल्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने। मुझे बताइए कि अगर इसमें एक भी लीगल त्रुटि होती जो अभी शुभ्रांश जी बता नहीं रहे, तो ये अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? ये अभी तक राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे, इधर पारित नहीं होने देंगे। अरे कोर्ट चले जाते, कोर्ट के खिलाफ क्या खुल रहा है 2 तारीख को। इसीलिए अरे वेकेशन में नहीं जा सकते, इतना बड़ा संविधानिक मुद्दा, वेकेशन में नहीं जा सकते। बताइए, ये जनता। आखिरी बात, केवल आखिरी बात मेरी इतनी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता है, बाजवा जी, अजय माकन जी और संदीप दीक्षित जी, शुभ्रांश जी के मित्र भी है, क्या वो लोग नहीं जानते जो शुभ्रांश जी जानते कि ये काला अध्याय है और उसको लिखा गया, और फिर भी वो बोल रहे कि नहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना है? तो वो क्या संविधान विरोधी है हमारे साथ, या उनकी सेटिंग हो गई हमारे साथ? ऐसी बातें मत किया। अजय माकन और संदीप दीक्षित से सीनियर लीडर हैं शुभ्रांश जी, उनको ज्यादा पार्टी की लाइन पता होगी। काला अध्याय बता रहे हैं, ये मैं भारत में जेट इंजन के निर्माण पर बात बनी है, उससे आने वाले दिनों में भारत की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। तो अमेरिका दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत की रगों में है और वो भारत के डीएनए में है। जब हम लोकतंत्र को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका
दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र लेकर चलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया। और एक तरफ आप देखिए, जहां अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील हुई है, वहीं आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का भी पूरा प्लान बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत हर मोर्चे पर सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और जिस गंभीरता से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई, वो वाकई में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस बीच हल्के लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अब भारत में ही बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने के बाद भारत में लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने समझौता कर लिया। पहले लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अमेरिका में बनता था, लेकिन भारत की लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ हुए समझौते के बाद अब तेजस का इंजन देश में ही बनेगा। इसके साथ ही तेजस के इंजन को और ज्यादा आधुनिक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ। भारत का लड़ाकू विमान तेजस रात में भी सटीक हमले करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधकर उन्हें ढेर करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान जंग के मैदान में रडार को भी चकमा दे सकता है और ये अपने साथ मिसाइलें भी लेकर उड़ने में सक्षम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रूस और यूक्रेन का मुद्दा भी उठा है। इस दौरान यूक्रेन विवाद सुलझाने पर बात हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमने शुरुआत से ही इस विवाद को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने SCO समिट के दौरान कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, जिसके बाद उनके इस बयान की कई नेताओं ने तारीफ भी की थी। उधर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें कई तोहफे दिए, जिनमें गुजरात का वो हीरा भी शामिल है जिसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए लैब में बनाया गया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक दिखाई दी। इन तोहफों में गुजरात की लैब में बना 7.5 कैरेट का हीरा भी शामिल था, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री ने इसे जिल बाइडेन को तोहफे में दिया। 7.5 कैरेट के हीरे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को भी कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक नजर आई। क्योंकि इन तोहफों में पंजाब का घी, राजस्थान का सोने का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, मैसूर का चंदन का टुकड़ा और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल है। और उधर अमेरिकी संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा नजर आया। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का शानदार और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वहां मौजूद अमेरिका का हर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने को आतुर दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में दाखिल हुए, हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी। तो दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। मानो कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमेरिका नहीं भारत की संसद हो। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सांसदों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में बोल रहे थे, उस वक्त भी अमेरिकी सांसदों ने कई बार खड़े होकर उनका अभिवादन किया और मोदी मोदी के नारे भी लगे।
इससे पहले स्पीकर केविन मैकार्थी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। अमेरिकी संसद में जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ वो दुनिया में भारत की बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। एक तरफ अमेरिकी संसद में पीएम का शानदार स्वागत हुआ तो कैपिटल हिल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। इन लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और वेलकम मोदी के नारे लगाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन H-1B वीजा में ढील देने को तैयार हो गए, जिसका सीधा फायदा उन हजारों भारतीयों को होगा जो काम की तलाश में या रहने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। मतलब यह कि H-1B वीजा में ढील मिलने के बाद भारतीयों का अमेरिका जाना और वहां रहना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तक भारत के लोगों को अमेरिकी वीजा के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जिसे अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को वहां रहने के लिए दिया जाता है। H-1B वीजा की मान्यता 3 साल तक होती है और उसके बाद भी 3 और साल तक के लिए इसे रिन्यू किया जा सकता है। यानी ये वीजा किसी भी कर्मचारी को 6 साल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। खास बात यह कि नियमों में बदलाव के बाद इसे रिन्यू कराने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अमेरिका में रहकर ही H-1B वीजा को आसानी से रिन्यू कराया जा सकेगा। और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत समृद्ध होगा तो दुनिया की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और इसी तरह भारत का विकास दूसरे देशों को प्रेरित करेगा। क्योंकि पिछले 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया। इन 7 सालों में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती ने नई उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संसद में भी कई भारतीय हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस की तरफ हाथ से इशारा किया, जिसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ 2500 राजनीतिक दल हैं और 22 भाषाएं हैं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हम सबकी आवाज एक होती है। हमारे यहाँ हर 100 मील पर खान पान बदल जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया को भारत की महिला शक्ति का भी एहसास कराया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, सेना और सरकार में हर जगह आज महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ये मेरा स्वागत नहीं है, बल्कि 140 मैं अब आप संजीव जी क्योंकि मुझे शिवानंद तिवारी का बयान एक बार सुनाना है। वो उन्होंने भी शायद गठबंधन का एजेंडा लीक कर दिया, लेकिन पहले संजीव जी आप बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी की लाइन क्यों आप चाहते हैं कि ये बैठक में ही हो? नहीं, देखिए ये नहीं होगी तो ये होगा, ये ऐसा कहने क्यों? में आगे हो जाएगा। कतई कोई गुरेज नहीं है। जब पटना में सब पार्टी बैठ रही है, वैचारिक मतभेद आपस में है। ये वही लड़ाई है जैसे हमारे लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे। सारे लोग जब आजादी की लड़ाई थी सब एक साथ करे थे, तो बिल्कुल अंग्रेज जैसे लोग हैं, अंग्रेज जैसे लोग हैं। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक, एक करके ये कहते हैं अमृत काल है। अमृत काल को आपने आफत काल बना दिया। जब ये आफत काल हुआ है तो अलग अलग वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जब बात संविधान की आएगी, जब बात जनतंत्र की आएगी, तो सभी देश की जनता, सभी देश की पार्टियां एकजुट खड़ा होगा। यह भी मैसेज पटना में दिया जा रहा है। तो मानते हैं कि कई सारी बातों हमारी वैचारिक मतभेद होगी, लेकिन ये चुनाव, ये पार्टियां तभी रहेगी जब जनतंत्र रहेगा, जब जिसका संविधान रहेगा। मुझे लगता है ये काला अध्यादेश ला करके इन्होंने इस देश के संविधान का भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान किया। आपकी लड़ाई जो है ना संजीव भाई, आपकी बातों से लग रहा है लड़ाई राजनीतिक है, और राजनीतिक लड़ाई मोदी से लड़ने के लिए हो तो होनी चाहिए लेकिन आप ही के गठबंधन के एक बहुत सीनियर लीडर हैं भाटी जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, शिवानंद तिवारी, वो उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू समाज से लड़ रहे हैं। उनका बयान आप सुनेंगे, हो सकता है आपको भी बुरा लगे कि मैं किन नेताओं के साथ जाकर बैठ रहा हूं पटना में। 1 मिनट में सुना दूं, पहले एक बार शिवानंद तिवारी का बयान सुना दीजिए, उसके बाद भाटी जी, शहजाद, संजीव भाई और शुभ्रांश, मैं आपके पास आऊंगा। पहले शिवानंद तिवारी। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि इस देश को आप जो है जहन्नुम में पहुंचाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस देश का हिंदू राष्ट्र बन जाना। इसलिए कि हिंदू समाज जो है वो समता में यकीन नहीं करता है, बराबरी में यकीन नहीं करता है, लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है। उसका तो जन्मना जो है कुछ लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसके बाद बाकी लोग जो है वो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए होते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाले बचते हैं वो तो अगर उनका छाया भी ये ऊपर वाले लोगों को, जनेऊधारी लोगों को छू जाए
तो समझिए कि उनका लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो गया, उनको नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा, कोट अनकोट क्या उनके वाक्य है? हिंदू समाज लोकतंत्र और समानता में यकीन नहीं करता है। शिवानंद तिवारी, आप लोग सहमत हैं इस बयान से? अच्छा, जो नहीं एक बार हाथ खड़ा करिए। हिंदू समाज लोकतंत्र और समानता में भरोसा नहीं रखता है, क्यों आप सहमत? अमन जी यहाँ पर भी एक मिनट, हाँ, पर बाकी के नहीं खड़े हुए हैं। हिंदू समाज लोकतंत्र और समानता में भरोसा नहीं करता है। उधर भी 25% ये हाथ उठाने की जरूरत संजीव भाई, गलत है बयान? देखिए, मुझे लगता है कि कोई नहीं एक बार हाथ मानेगा खड़ा कर हम दीजिए, बयान समानता, गलत है। हमारी बयान बुनियादी गलत है, वो जनतंत्र आप की बुनियादी हमारी समानता की है। इनको बयान गलत में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से आम आदमी सहमत पार्टी नहीं है। सहमत नहीं है। आऊंगा भाटी जी, पहले लोगों के पास चला जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हिंदू समाज लोकतंत्र और समानता में भरोसा नहीं करता है। स्टूडियो में जितने भी लोग हैं जो इस बयान से सहमत नहीं है, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। अच्छा, सुब्रान जी को लगता है हिंदू समाज ऐसा करता है, वो ठीक है। भाटी जी हाथ नहीं खड़ा कर, मैं आपके पास आऊंगा, आपका रिएक्शन लूंगा। क्यों आप खड़े हो जाइए, बताइए। हिंदू समाज समानता और लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता। अगर हिंदू समाज समान नहीं है तो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ मुस्लिम नजर नहीं आते। और सुनिए, आप अध्यादेश की बात करते हो, ईसाई भी है इस देश में, आप अध्यादेश की बात करते हो, संविधान में ही अध्यादेश वर्णित है। हाँ, एक मिनट, आप डिक्टेटर हैं, आपके केजरीवाल डिक्टेटर है जो कहते हैं कि पर्सनल लाइन सवाल पर आएंगे, पर्सनल लाइन, ठीक है। भाटी जी, अब आप बोलिए, हिंदू समाज समानता में भरोसा नहीं रखता है, क्या ये गठबंधन का एजेंडा गलती से वो बोल गए, लीक कर गए क्या? आप इस बयान से सहमत है? भाटी जी, आपकी बारी। भारतीय समाज की विसंगतियों और विरोधाभासों पर जो माननीय मोदी जी अमेरिका में लिपापोती कर रहे थे और थोड़ा महिमा मंडन कर रहे थे, उसका बहुत अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ गए, वो सारा आपके शो में वो एजेंडा ध्वस्त हो गया। तुरंत ही आ गए हिंदू मुसलमान पे। मोदी जी कह रहे थे नहीं, यहाँ ये शो में आपके में। अच्छा, शिवानंद तिवारी, सबसे पहले तो शहजाद भाई आए बिहार में, मुसलमान जातियां ओबीसी में शामिल कर ली। आपको बयान से ज्यादा बुरा लग रहा है बयान की चर्चा? नहीं, सवाल आप थोड़ा गंभीरता से देखो। जब सवाल करते हो तो जवाब को समझेगा। मैं शिवानंद तिवारी के जवाब पे बोलूंगा। हाँ, उन पर आइए, उन पर आइए। नहीं, उसमें भी आता हूं मैं। अच्छा, उस पे इन्होंने कहा कि इन्हें पीड़ा इस बात की है मुस्लिम जातियां क्यों शामिल कर ली। ओबीसी का जो आरक्षण है संविधान में साफ लिखा है। उस पर बोलिएगा। शिवानंद तिवारी का बयान सही या नहीं, बस इतना संबंधित है, सही या नहीं, से संबंधित, उसी से आप बताएंगे ना मेरे को बयान गलत या सही। हाँ, चलो वहीं से शुरू करते हैं। बोलिए आप शुरू वहां से करके फिर इस पे आ जाऊंगा। मैं इधर से शुरू कर रहा हूं। नहीं, पहले वहां से कर दीजिए ना, जो सब जानना चाहते हैं ना भाई, बयान सही या नहीं। सबने स्टैंड ले लिया, आम आदमी पार्टी ने भी ले लिया, बीजेपी ने भी ले लिया। पंडित शिवानंद तिवारी जी का जो बयान है हिंदू धर्म के बारे में, पहली बात तो हिंदू धर्म का प्रवक्ता ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही सर्वोच्च है हिंदू धर्म में, वही बताता धर्म क्या है, धर्म की मर्यादा क्या है, तो बोलने वाले भी ब्राह्मण ही है। दूसरी बात, बजरंग दल का विरोध करना बजरंग बली का विरोध नहीं है, हिंदू राष्ट्र का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध नहीं है, हिंदू समाज का विरोध नहीं। सर, एक बार बयान दोबारा से सुनाइए। उन्होंने बोला है हिंदू समाज। अमन जी, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। अरे भाटी जी, आप गलत बोलेंगे तो आपको ठीक करूंगा ना मैं। उन्होंने हिंदू समाज बोला है। देखिए, सुनिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, समाज बोला है उन्होंने। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं गलत भी बोल रहा हूं तो मेरी बात पहले सुनी जाए। अरे तो हिंदू समाज बोला है उन्होंने भाई। आप बोलना ही नहीं देते हैं। शिवानंद तिवारी ने बोला है। आप वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं वो बोले, जो शिवानंद तिवारी ने चाहा वो बोल लीजिए। आसाराम बापू की तरह कथा करने देते हैं तो हिंदू समाज बोला है ना उन्होंने भाई। हमें 1 मिनट बोलने दिया करो। अरे भाई, आप हाँ या ना कर दीजिए। हर वाक्य पे टोकते हैं आप। चलिए बोलिए भाटी जी, बोलिए। हिंदू राष्ट्र का विरोध करना हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का विरोध नहीं है। जब ये राष्ट्र है, भारत राष्ट्र, ये विभिन्न समुदायों, विभिन्न समाजों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों से मिलकर बना है। ठीक। इसमें एक धर्म का राष्ट्र बनाने का मतलब राष्ट्रद्रोह है। ठीक। और हिंदू धर्म की, जो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या परिवर्तन करेंगे? क्या संविधान यही रहेगा हमारा? संविधान वो होगा जिसके लिए गॉडसे और सावरकर कह रहे थे कि हमारा संविधान मनुस्मृति होना चाहिए, जिसके लिए गोलवलकर कह रहे थे अगर मनुस्मृति को संविधान बनाएंगे तो अभी जो जिन्होंने हाथ उठाए थे, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आपने हाथ उठाए थे कि हिंदू समाज भेदभाव नहीं करता, आप में से ईमानदारी से हाथ उठाएं, मनुस्मृति किस किसने पढ़ी है? बताएं, आप पढ़ी है किसी ने? एक हाथ उठा बहन जी को। सुनो, जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी है जो मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ, हिंदू समाज, स्त्रियों के खिलाफ। मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? नहीं, हिंदू समाज में नहीं, हिंदू तो मैं भी हूं। फिर
हिंदू समाज में कहां गंदगी? चलिए मैं मान लेता हूं कि आपका गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया हिंदू समाज के खिलाफ। स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, कहती है स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा है भाटी जी, मनुस्मृति शूद्रों को गुलाम मानती है। जो है ना, ये पूरा देश देख रहा है, मैं समझ गया। नहीं, मैं समझ गया। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो चुका है। आपकी शिवानंद तिवारी के बयान से आप सहमत हैं? हिंदू समाज समानता का विरोधी है, ठीक? आपने बोला ना, अभी आपने बोला हिंदू समाज बहुत सर्वश्रेष्ठ समाज है, हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं सर, हिंदू वो राष्ट्र समानता के विरोधी हैं। ठीक है, वो मनुस्मृति प्रदेश को चलाना चाहते हैं। शहजाद, उसके बाद आ रहा हूं मैं संजीव जी और शिवानंद तिवारी जी को मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक भारतीय मुसलमान के नाते पूछना चाहता हूं कि ये देश हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए लोकतांत्रिक और सेक्युलर है, वरना इराक, ईरान, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, कोई देश ढूंढ लीजिए जहां पर बहुसंख्यक हिंदू नहीं है और वहां पर सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी। एक देश चुन लीजिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। और मैं कहता हूं मोदी के प्रति घृणा कीजिए, बीजेपी के प्रति घृणा कीजिए, पर हिंदू समाज के प्रति घृणा करते करते हिंदू टेरर किस प्रकार से कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उसका विरोध। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र का ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? हिंदू राज्य नहीं बन सकता संविधान के तहत? हिंदू राष्ट्र तो यहाँ पे हिंदू रहते तो हिंदू राष्ट्र ही है, और क्या है? हिंदू राष्ट्र कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, तो मन में परिवर्तन करना है भाई। और ये एक सेकंड अमन जी, ये परिवर्तन हो भी तो रहा है ना। जो कल तक रोम रोम करते थे, आज वो राम राम करने लगे, नर्मदा की आरती करने लगे। सुब्रांश, संजीव भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार सुब्रांश, अच्छा एक लास्ट आपको बयान में, गौ हत्या होनी चाहिए, धर्मांतरण होना चाहिए, जिस प्रकार से ये हिंदू समाज को गाली, और आपने देखा होगा गीता प्रेस का विरोध। अरे वो गीता प्रेस जिसको गांधी पुरस्कार मिलता है, तो वो कहते हैं इट इज नॉनसेंस। ये गीता प्रेस को नॉनसेंस बोलते हैं, जिसने मानवतावाद का संदेश पहुंचाया घर घर में। आपने बार बार एक जिक्र कर रहे थे फैमिली का, ये वो नहीं, ऐसा है कि ये देश ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसलिए खड़ा है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ खड़े होकर देश खरीद बेच कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 140 करोड़ भारतीय खड़े, क्योंकि वो युवा मांग रहा है कि मुझे नौकरी दो, वो वृद्ध बुजुर्ग मांग रहा है कि मुझे पेंशन दो। किसके साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर? सिलेंडर 500 सुना नहीं, किसके साथ मिलकर? तो नरेंद्र मोदी किसके साथ मिलकर? सुब्रांश, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी अब ये भाग रहे हैं सवाल से भाई, किसके साथ? अब रही बात किसके साथ मिलकर? पहले तीसरा वाला, किसके साथ मिलकर? किस नरेंद्र मोदी किसके साथ मिलकर? नरेंद्र मोदी बचाने के लिए किसके साथ मिलकर? अडानी को, तो वो गहलोत जी किसके साथ मिल रहे हैं फिर? गहलोत जी, भूपेश बघेल, गहलोत जी भी तो मिल रहे हैं। पूछ रहा है गहलोत जी, चोपड़ा को 500 भूपेश बघेल, गहलोत जी, भूपेश बघेल अजीब बातें करते हैं। 1200 रुपए का 500 का सिलेंडर है, 1200 का, 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल महंगा है, सस्ता है। अरे गहलोत जी भी तो मिल रहे हैं अडानी से। वो देखिए तस्वीरें भाई, वो देखिए वो तस्वीरें दिखाइए भाई, वो देखिए। अरे रुकिए, अरे वो देखिए ना, पहली बार 9 सालों में बिहार सरकार ने 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली है। उतनी तो कभी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाली। अटल जी नौकरी खत्म कर गए। आपको लगता है कि ये सारे बयान पलीता लगा देते हैं? गठबंधन का जो मुख्य मुद्दा है मोदी विरोध, उस पे पलीता लगा देते हैं ये साथ, जो कांग्रेस भी साथ नहीं दे रही है, शिवानंद तिवारी हिंदू समाज समानता के विरोधी है। मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास, वो देखिए वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ गौतम अडानी, वो सारे हैं, वो सब है, अशोक गहलोत। हाँ बहरहाल संजीव, मुझे ये लगता है कि शहजाद पूनावाला जी ने बहुत बड़ी बातें करी, हिंदू धर्म के व्याख्यान किया। इन्हीं की 5 साल पहले का स्टेटमेंट देख लीजिए, ये क्या कहते थे भाजपा के बारे में। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा। तो ये मौसम के हिसाब से बदलते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमारा हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इससे व्यापक तो धर्म कोई है ही नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है, कौन इस पे आएगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आज देश में जो पटना में मीटिंग हो रही है, क्यों मीटिंग हो रही है? हमने कहा बात जनतंत्र की है, बात संविधान की है, जनतांत्रिक व्यवस्था की है। आपने किसी एक स्टेटमेंट को लेकर, चूंकि हिंदू मुस्लिम का डिबेट शूट करता है, तो शूट करने के हिसाब से जब मुद्दा बनाते हैं तो मुझे लगता है इसमें बढ़ जाते हैं। बयान किसने दिया? तो मुझे नहीं, बयान किसने दिया? इससे बड़े बड़े बयान आ रहे हैं देश की एकता को लेकर के, देश की अखंडता को लेकर, संविधान को लेकर। बयान गलत नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए। मैं सहमत नहीं, किसी एक व्यक्ति के लेने से, आपकी पार्टी से अगर कोई सीनियर लीडर कुछ कहेगा तो
पार्टी का पक्ष होगा संजीव भाई। अपना मंतव्य आप उनसे पूछिए, उनका हम सफाई देने के लिए यहां नहीं बैठे, उनसे बात कीजिए आप। लेकिन मुझे यह लगता है कि आज जो बैठक हो रही है, बार बार मैं कह रहा हूं, वो इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे मिली और उसकी रक्षा कैसे होगी, उसकी चर्चा हो रही है। मतलब इससे बड़ा कोई दूसरा विषय नहीं चर्चा होनी चाहिए। तो हम मौसम के हिसाब से अपनी बात नहीं बदलते। मुझे ये लगता है कि आज जो बैठक के हिसाब से बात बदलते हैं, मौसम के हिसाब से बात बदलते हैं। अब मैं सुना दूं इनका वीडियो, जो क्या कह रहे थे। मैं इनका वीडियो मेरे पास है। इनका अगर आप कहिए, आज के 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बीच में बोलेंगे फिर अच्छा लगेगा। यही व्यक्ति कहने वाले हैं भाई, आपके बीच में वो नहीं बोले, सुब्रांश आपके बीच में वो नहीं बोले ना। चलाया मैंने, बस आपने इजाजत दीजिए, मैं वीडियो चला देता हूं। नहीं, वो आपकी मर्जी है सर, मैं थोड़ी ना रोक रहा हूं आपको, आपकी मर्जी है। वो अगर बयान सुनाना चाह रहे हैं कहने वाले नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए अब शहजाद, उसके बाद बाटी जा रहा हूं जल्दी से। शहजाद, मैं तो चैनल का वीडियो ऑथेंटिकेटेड चला रहा हूं, ये अनऑथेंटिकेटेड वीडियो चला है मेरा। पर सुनिए क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल का वीडियो। हाँ, अब चलाइए, सुनिए दादी जी सुनिए। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए। नानी से पूछा, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी का सुनो अब। कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये तो अब ये कहते हैं कि राम मंदिर मस्जिद तोड़ के बना है, इसीलिए इनको आरजेडी के बयान पे कोई तकलीफ नहीं है और उनके साथ बैठे हैं। अरे बाकी छोड़िए, राम जी के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने। भाई साहब, आप 1000 बार बोलिए, आप ही ने तुड़वाए, डीएमके ने तुड़वाए। मैं इनको चैलेंज करता हूं, और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन थे? सबमिट किया था, क्या बात कर रहे हैं आपने? वैसे पहले आप हिंदुओं के साथ है नहीं भाई साहब, आप सबसे बड़ा हिंदू विरोधी हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले हिंदू विरोधी। जीतन राम मांझी उनके साथ बैठेंगे नहीं? जीतन राम मांझी आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात। मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ गले लगा के बैठे हैं, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं राम को काल्पनिक बताने वाले हिंदू विरोधी। राम को काल्पनिक किसने बताया था सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। जीतन राम मांझी, अरे भाई आपके सामने, अरे जीतन राम मांझी मुझे क्या कांग्रेस, अरे उनसे पूछो ना जीतन राम मांझी को लेकर। जाते जाते कंक्लूडिंग कमेंट मेरे को जीतन राम मांझी, मैं तो कह रहा हूँ सारे जीतन राम, हंटर तो आम आदमी पार्टी मार रही है आपको, हंटर तो आम आदमी पार्टी मार रही है आपको, हंटर तो आम आदमी पार्टी मार रही है आपको। जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए, एक ही व्यक्ति है जिसने आपको 9 साल में हमने क्या काम गिनाया है, और बाकी लोग केवल अवसरवाद के रूप में साथ आते हैं। पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट पे आ रहे राष्ट्र के हित के मुद्दे पर। आपके हिसाब से मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस कोई चेहरा दूसरा होगा? आपको क्या सूट करता है और आपको क्या लगता है होगा? मैं आपको अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये तो मान लिया कि 2024 में मोदी ही होगा। अब ये तय कर ले कि दूल्हा कौन होगा। शादी हो रही है, दूल्हा तय नहीं हुआ है, बारात आ गई है। बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी होंगे, उसमें कोई डाउट है क्या? मोदी जी तो जनता की तरफ से भी है, आप बताइए परिवार की तरफ से कौन है? एक मिनट, हाँ आ रहा हूं। भाटी जी, आपको लग रहा है लड़ाई फेसेस की होगी या 24 में चेहरा कोई सामने नहीं होगा, वो चुनाव के बाद तय होगा आपके हिसाब से? लड़ाई मुद्दों की होगी, और ठीक। लड़ाई हमेशा मुद्दों की होनी चाहिए। आखिर में शहजाद भाई राम पे ले आए डिबेट को, तो एक छंद सुना देता हूं कि हिंदू मुसलमान के पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य जी, पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के पूरा बोलेंगे, पूरा बाटी जी पूरा बात करोगे, हमेशा हल्की बात करोगे। नहीं पूरा बोलिए। ये वो है जो आरती के बीच, ये वो लोग हैं जो आरती के बीच में भी गालियां देने लगते हैं। अरे कम से कम एक अच्छा राम का नाम ले रहे हैं, अब तो शांति से बैठो। कार सेवा के और तुम राम के बारे में जानते क्या हो यार? कार सेवा के लिए राम यहाँ रग रग में बसे हुए हैं। हम तो बचपन से राम जी, हमारे बाबा राम जी करते थे, हमारे पूरा गांव राम जी कहता, हिंदू भी मुसलमान भी। आप राम पे हमें वक्तव्य दे रहे हो, और राम का अस्तित्व नकारने वालों के साथ आप जाकर बैठे। मैं दोबारा शुरू कर देता हूं कि पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो, ये घृणा के सर पास 3 में न पालिए, और राम जन्म भूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। देखिए, विपक्ष को तो तकलीफ होनी है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने मुसलमान डरोए वाली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दुकान पर ताला लगा दिया, दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस को उनके संबोधन पर इतनी तालियां बजी कि विरोधी गिनते गिनते परेशान हो गए।
कल जब प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लगभग 80 बार तालियां बजी हैं, 80 बार। अमेरिकी सांसदों ने 15 बार सीट से खड़े होकर तालियां बजाई हैं, यानी कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यानी कि उधर डर की दुकान पर ताला लगा, उधर अमेरिकी सांसदों की तालियां दुनिया में नए भारत की गूंज बन गई। कल अमेरिकी कांग्रेस का यह आलम था कि अमेरिका के बड़े बड़े सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार हाथ मिलाने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे थे। उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए वहां पर लाइन लगी हुई थी। ये तस्वीरें उस अमेरिका से आई है, भूलिएगा नहीं, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें उस अमेरिका से आई है जहां मोदी की यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान भारत विरोधी जबरदस्त एजेंडा चला रहे थे। ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में ने अपने यहां से किसे बुला लिया। मोदी तो अपने देश में मुसलमानों को डरा रहा है, यह सब माहौल बनाया जा रहा था, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज उसी अमेरिका के बड़े बड़े सांसद मोदी की बातें सुनकर सैकड़ों बार तालियां बजाते हैं, लगभग 80 बार। अमेरिकी संसद मोदी के नारों से गूंज उठती है। जो मोदी 30 साल पहले व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, आज उसी व्हाइट हाउस में मोदी को देखने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। वही व्हाइट हाउस भारत माता की जयकारों से गूंज उठता है। यह है नए भारत की ताकत। Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. India and the United States. There is one behind me who King Julian, congressman, and we celebrate all of them. Defense partner and human suffering. Indo-Pacific. Democracies deliver. That future is today. But we are united by a common vision. India and the US. We also remember US friendship. Thank you.